नमस्कार दोस्तों। YouTube पे और धमाकेदार वीडियोस के साथ हम उपस्थित हैं। अकाउंट्स के 25 एमसीक्यूज देखेंगे और सिर्फ 25 एमसीक्यूज नहीं, उसके पीछे का पूरा कंसेप्ट जानेंगे, एक्सप्लेनेशन जानेंगे। बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। ये जितने भी मैं सीरीज लेके आया, जितने भी वीडियो डल रहे हैं, सब के सब आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाले हैं। बहुत ही अच्छा एमसीक्यूज है। ठीक है, देखो पहला, और एक्सप्लेन भी करते चलता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, अनिश्चित राशि वाली वर्तमान देयता जिसका विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके, क्या कहलाती है? विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली इज नोन एज, क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले तो ऑप्शन को एनालिसिस कर लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? रिजर्व सरप्लस क्या होता है पता है? प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है जिसको हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं। प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है जिसको हम बचा के रखते हैं। लायबिलिटी देता भाई जो हमारा उधार है, कर्ज है, ठीक है, किसी को देना है, वो हो गया। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है बता रहा हूं। कंटिंजेंट लायबिलिटी भविष्य में होने वाली अप्रिय घटना है। भविष्य में होने वाली अप्रिय घटना है जिसकी हम सिर्फ संभावना व्यक्त कर रहे हैं, फिक्स नहीं है, ये संभावित है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, कोर्ट केस। कोई कोर्ट केस पेंडिंग चल रहा है, ठीक है भाई, कोर्ट केस चल रहा है। हाँ, इतना मालूम है कि कोर्ट डिसीजन देगा 3-4 साल में आने वाले, लेकिन भाई आपके फेवर में भी दे सकता है, आपके अगेंस्ट में भी दे सकता है। तो एक संभावना है कि ऐसी लायबिलिटी आ सकती है, तो उसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। भविष्य में होने वाली संभावित अप्रिय घटना है कौन? कंटिंजेंट लायबिलिटी। इसके ठीक विपरीत प्रोविजन क्या कहता है? प्रोविजन मतलब ये कि लायबिलिटी निश्चित है, लायबिलिटी निश्चित है, ये कंफर्म है, निश्चित है, बस अमाउंट कंफर्म नहीं है, अमाउंट कंफर्म नहीं है एकदम, लेकिन हम मोटा मोटी अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मान चलो मैं सामान बेचता हूं, मेरा एक शॉप है, मैं सामान बेच रहा हूं और उधारी में ज्यादातर डील करता हूं। ठीक है, किराना की शॉप है, मैं उधारी में सामान देता हूं। कई लोग ये बोलते हैं कि लास्ट में सैलरी आएगा तो उसमें पे कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैं 4-5 साल से ये शॉप पे काम कर रहा हूं, मैं ये देखता हूं कि भाई 100 ग्राहक है ना जिसको मैं उधारी में दे रहा हूं, तो 5 ग्राहक तो ऐसे हैं जो मेरा पैसा नहीं देते हैं, वो फिर उनके पास आता नहीं, वो दूसरे दुकान से लेना चालू कर देते। तो एक अनुमान लगा गया कि लगभग लगभग भैया 5% मेरा बैड डेब्ट चले जाएगा। तो प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली, जिसको मेजर किया जा सकता है, एक अनुमान तक पहुंचा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? लाइट फ्लक्चुएट हो रहा है काफी ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? प्रोविजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, डूबत खाते के लिए हम एक प्रोविजन बना लिए। प्रोविजन फॉर टैक्स, अरे आगे चल के मेरे को टैक्स पटाना ही है, कमाऊंगा टैक्स पटाऊंगा ही, ठीक। तो ये सब उसके उदाहरण हो सकते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलो बोर्ड में ही देख लेंगे, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। नहीं नहीं, चलने दो। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा स्टेटमेंट गलत है पूछ रहा है, कौन सा गलत है पूछ रहा है। पहला पॉइंट देखो, देर आर मेनी व्यूज अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखांकन सिद्धांतों के बारे में अनेक विचार है, जितने लोग उतने विचार, जैसे बोलते हैं ना, जितने लोग उतनी बातें हैं। बस वैसे ही जितने अलग अलग थिंकर हैं भाई, सबके अलग अलग विचार हैं, ठीक है। तो ये बात भी सही है। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण पर आधारित है जी, शुरू से यही तो पढ़ते आ रहे हैं। लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। अकाउंटिंग इज कॉमनली ट्रीटेड एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, जी बिल्कुल। तो नन ऑफ द अबव, बताओ ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है बेटा। देखो हम बहुत बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं, अरे मेरे को तो सब आता है, तो सब पढ़ा हूँ, स्कूल में टॉप किए, कॉमर्स में 100 में 100 ला लिए भाई, अकाउंट्स में 100 में 100 ला लिए, बीकॉम एमकॉम 60-70% है, मेरा तो ऐसे ही हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। असली जब कंपटीशन होता है ना, तब पता चल जाता है। तो थोड़ा सा भी आप
एकदम ज्यादा अंडर एस्टिमेट ना करें और ओवर एस्टिमेट भी ना करें। आपको हर एक चीज की तैयारी करनी है, हर एक चीज पढ़ना है। फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स द डिप्लीशन मेथड इज अडॉप्टेड। देखो जो डिप्लीशन मेथड है, डिप्लीशन मेथड ये कौन से एसेट्स के लिए लागू होता है? ऐसे एसेट्स के लिए लागू होता है समझ लो जो उपयोग के साथ साथ खत्म होते चले। जैसे भाई एक ऑयल वेल है ना, ये तेल का कुआं है, तो भाई ये जितना निकालोगे उतना खत्म होते जाएगा, जितना निकालोगे उतना खत्म होते जाएगा। वैसी माइंस है, जितने भी माइंस है उसमें भी वही है, जितना नेचुरल रिसोर्स आप निकालते जा रहे हो खत्म होते जा रहा है। ठीक है, क्लियर? तो वेस्टिंग असेट्स जैसे माइंस, 6 सील परिसंपत्तियों के मतलब जिसको यूज किया वो खत्म होते जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ये देखो पुराना ऑडिटर का एग्जाम था, फर्स्ट रैंक था मेरा, अकाउंटेंट एग्जाम था सेकंड रैंक था, सीजीपीएस सीएआरआई का एग्जाम है 5th रैंक है उसमें, नेट कॉमर्स नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है। तो मेरे जितना भी एग्जाम निकालने का अनुभव है, पढ़ने पढ़ाने का अनुभव है, मुझे आइडिया है कैसे क्या पढ़ना होता है। सब चीज पढ़ने सिलेक्शन नहीं होता, सही चीज पढ़ने सिलेक्शन होता है। तो सारा कंटेंट अभी हम अपने कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। लाइव 4 बजे चालू होता है, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन है। लाइव ऐसा नहीं कि आप लाइव नहीं देख पाए तो वो छूट गया, नहीं, कुछ लाइव पढ़ा रहे, कुछ रिकॉर्डेड पढ़ा रहे हैं, और जो लाइव है वो आगे चल के रिकॉर्डेड में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सारा चीज आपको अरेंज में मिलेगा। पहले बात का सबका फीस 5000 है, लेकिन अभी कुछ बच्चों के लिए सिर्फ 2900 रुपये हम रखे हुए हैं। ये कोर्स परचेज करने के लिए आपको कुछ नहीं, गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना है, योगेन साहू क्लासेस ऐप है, ये योगेन साहू क्लासेस नाम से ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा ऐप डाउनलोड वाली संस्था है, सबसे ज्यादा लोग भरोसा दिखाते हैं। ठीक है, और एक कोर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आपको परचेस करना है। ठीक है, कोर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आपको परचेस करना है। क्लियर है क्या? और बाइलिंगुअल है, दोनों बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी, तो चिंता की कोई बात नहीं है। कोई भी दिक्कत हो तो ये हेल्पलाइन नंबर 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें। कॉस्ट ऑफ मशीनरी 75,000, बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। देखो कॉस्ट ऑफ मशीनरी 75,000, मशीन की कीमत कितनी? 75,000। सेल्वेज वैल्यू नहीं है, मतलब लास्ट में स्क्रैप वगैरह कुछ नहीं मिलना है। एस्टिमेटेड लाइफ 4 साल है, 4 साल तक चलेगी मशीन। डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर बाई सम ऑफ डिजिट मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड से प्रथम वर्ष का मूल्यह्रास कितना होगा? तो भाई देखो 4 साल चलने वाला है, तो सम ऑफ डिजिट अगर देख ले अपन तो 4 + 3 + 2 + 1 टोटल कितना हो गया? 10। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे होगा? आइटम में 75,000 रुपए का सेल्वेज वैल्यू नहीं ले तो डायरेक्ट मैं 75,000 पे निकाल देता हूँ। पहले साल का 4/10, ये 0 0 काट दो, 75 100 × 4 30,000। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 3 साल 30,000, पहले साल का डेप्रिसिएशन 30,000 रुपए। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। When the incoming partner brings his share of goodwill in cash, the amount of brought in share of goodwill is credited to। जब नया साझेदार गुडविल का अपना हिस्सा नगद लाता है तो लाई गई राशि किस खाते में? देखो स्पष्ट रूप से पार्टनरशिप अलग से मेंशन करके नहीं दिया है, लेकिन मैं बताऊं आप, मैं जब बोलता हूं उस बात को माना करो। आप पुराने कोई भी पेपर उठा के देख लो, 2-4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो सिलेबस में मेंशन नहीं, लेकिन फिर भी पूछा जाता है, फिर भी पूछा जाता है। तो भाई अकाउंट्स में आप पार्टनरशिप को कैसे एक्सक्लूड कर सकते हो? थोड़ा बहुत उसका आइडिया रखना, थोड़ा बहुत नॉलेज रख के चलना ही। पार्टनरशिप नहीं दिया करके आप बार बार सवाल करते हो, नहीं पढ़ना है उसको। ठीक है, जॉइंट वेंचर पढ़ना है, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है, ये सब वो पॉइंट्स है जहां से सवाल बन सकते हैं। तो भाई जब एक नया पार्टनर आता है, मान चलो 4 पार्टनर पहले से कोई एक फर्म चला रहे हैं, 5वां पार्टनर आएगा और सिर्फ बोलेगा मैं सिर्फ कैपिटल का पैसा लेके आऊंगा, पूंजी का पैसा लेके आऊंगा और भाई मेरे को बराबर हिस्सेदारी मिले प्रॉफिट में, तो ये गलत होता है। क्यों? उन 4 पार्टनर्स ने कई साल मिलकर उसको खड़ा किया, उस बिजनेस को अपना मेहनत किया है, तब जाके उसको इस स्थिति में पहुंचाया कि लोग जानते हैं उसका अपना एक गुडविल है। तो जो नया पार्टनर आता है वो कैपिटल के साथ साथ गुडविल का भी पैसा लेके आता है, कैपिटल के साथ साथ गुडविल का भी पैसा लेके आता है। ठीक है, अब वो किस में बढ़ता है? ओल्ड पार्टनर को, उसको नहीं बटेगा, ओल्ड पार्टनर को। तो भैया जब पैसे लेके आएगा तो क्या बनेगा? एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, हाँ कि ना? फिर ये जो गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल है ये बढ़ जाएगा जी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट किसमें? तो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो पैसा बढ़ जाएगा। तो ये पूछा है व्हेन द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब नया साझेदार गुडविल का अपना हिस्सा नगद लेके आता है तो लाई गई राशि किस खाते में जमा की जाती है? लाई गई राशि किस में क्रेडिट करेंगे भाई?
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक। फॉर शेयर इशूड टू प्रोमोटर फॉर देयर सर्विसेज अकाउंट डेबिटेड इज, देखो जो प्रोमोटर्स हैं, प्रोमोटर्स क्या करते हैं, कंपनी को बनाने में मदद करते हैं, और अगर कंपनी उसको शेयर इशू कर रही है मतलब वो भैया गुडविल है एक प्रकार का, ठीक है। तो कंपनी को बेनिफिट मिला है ये हम मानते हैं, तो एक गुडविल अकाउंट को इसमें कंसीडर किया जाता है, गुडविल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, ठीक है। एंट्री बनता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 78। देखो 78 तो पुराना हो गया ये नहीं, अभी वाला सेक्शन आपको याद ना 52। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 52 क्या कहता है, सेक्शन 52 ये बताता है, धारा 52 ये बताता है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है इसको किस में यूज किया जा सकता है। तो बोनस शेयर इशू करने के लिए किया जा सकता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए किया जा सकता है, बाई बैक ऑफ शेयर इसके लिए किया जा सकता है, जो शेयर इशू एक्सपेंस है उसको राइट ऑफ करने के लिए किया जा सकता है। तो सेक्शन 52 यही सब पॉइंट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देंगे। बाकी थ्योरेटिकल वाला जो है ऑडिट मैनेजमेंट वो बिना पढ़े भी आप जाएंगे, एक आध बार थोड़ा बहुत आइडिया रखे होंगे, आराम से स्कोर कर लेंगे। सेक्शंस को याद रखना बहुत जरूरी है, जो थोड़ा डिफिकल्ट ट्रीटमेंट है काउंटिंग का वो सबको याद रखना जरूरी है, क्योंकि वहीं से सिलेक्शन होना है आपका, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, देखो क्लोजिंग स्टॉक किस में वैल्यू किया जाता है, कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर, जो सबसे कम हो, जो एक्चुअल उसका लागत मूल्य है वो, या जो मार्केट में उसका रेट है बिकने पे मिल जाएगा वो। ये ध्यान रखना एक अकाउंटिंग के प्रिंसिपल पर आधारित है, एक कंसेप्ट पर आधारित है। तो वो कौन सा प्रिंसिपल या कंसेप्ट है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, देखता हूं कौन कौन जानकारी देता है, ठीक है, उसको जरूर बताएं। व्हेन द गुड्स आर रिटर्न टू अ सप्लायर, देखो मान के चलो 50,000 का मैंने सामान मंगवाया, ठीक है, तो मैं क्या हो गया, बायर हो गया भाई, और जो भेजा वो क्या हो गया, सप्लायर हो गया। उसमें 2,000 का माल जो है वो थोड़ा डिफॉल्ट निकल गया, मैंने उसको रिटर्न कर दिया गुड्स रिटर्न, तो मैं उसको एक डेबिट नोट भेजूंगा, क्या भेजूंगा, डेबिट नोट। डेबिट नोट भेजूंगा, डेबिट नोट भेजने का क्या मतलब है कि मैं सप्लायर को बता रहा हूं कि भैया जो तुमको अमाउंट पेबल था ना, जो 50,000 देना था उसमें मैंने 2,000 रुपए माइनस कर लिया, तुम भी देख लेना, हिसाब में जोड़ के मत भेज देना बोले, ठीक है। तो जब गुड को रिटर्न किया था, जब माल सप्लायर को वापस किया जाता है, डेबिट नोट इज सेंड टू हिम, तो उसको क्या भेजा जाता है, डेबिट नोट भेजा जाता है, समझिए बात। बिल रिसीवेबल एंडोज्ड आर डेबिटेड टू, जो एंडोज्ड बिल रिसीवेबल है किस खाते में डेबिट किए जाते हैं, बिल रिसीवेबल है, आपको पैसे मिलने थे भाई, लेकिन आपने उसको किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एंडोर्सी, क्या कहलाएगा, एंडोर्सी। तो एंडोर्सी को मिलता है तो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। तो पूछ रहा है किसके खाते में डेबिट किया जाता है, तो एंडोर्सी के खाते में, किसके, एंडोर्सी। कैपिटल अकाउंट टू द को-वेंचरर्स ऑफ आर ऑफ द नेचर ऑफ, देखो सह उद्यमी के पूंजी खाते किस प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना वो सभी अकाउंट्स जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, व्यक्ति से रिलेटेड हो, वो सब किस में जाते हैं, सब के सब पर्सनल अकाउंट में जाते हैं, अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्सन पर्सनल अकाउंट में आता है। तो को वेंचरर्स जो जॉइंट वेंचर में जुड़ते हैं वो उनके खाते किस में डालेंगे, वो कौन से नेचर का होगा, पर्सनल नेचर का होगा, ठीक है। अगर आप देखो अगला सवाल, डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड टू कवर, डेल क्रेडिटर कमीशन वो कमीशन है जो हम कंसाइनर को, जो कंसाइनी को किस लिए देते हैं, बैड डेप्ट को भैया तुम संभाल लेना, बैड डेप्ट का जो रिस्क है तुम उठाना, इसलिए मैं कमीशन दे रहा हूं, तो तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम उसको मार पीट के वसूल के पैसे लाग दो तुम जानना। तो बैड डेप्ट के रिस्क को उठाने के लिए डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाता है, बैड डेप्ट के रिस्क को। ऑप्शन में बैड डेप्ट है नहीं, ऑल टाइप ऑफ लॉ, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस नहीं दिया, तो आंसर इसका नन ऑफ द अबव है, बेस्ट आंसर नन ऑफ द अबव। एंट्रेंस फीस ऑफ रूपीज 50,000 रिसीव्ड बाय श्याम क्रिकेट क्लब इज, ये कैसा रिसिप्ट, देखो एक्सपेंडिचर तो है नहीं, पैसा मिला तो एक्सपेंडिचर है नहीं, रिसिप्ट ही है, तो ये रिवेन्यू है कि कैपिटल है, तो मैं बता दूं जो भैया उसका एंट्रेंस फीस है ये कोई रिकरिंग नेचर का तो है नहीं, बार बार होने वाले, वन टाइम देना है मेंबरशिप का एंट्रेंस का, तो समझ लेना वो कैसा रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है,
कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, अब देखो हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सब चीज जानकारी होती है, लेकिन एक थोड़ा गलती कर देते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रेवेन्यू फॉर द बिजनेस मत कर देना, ये एक्सपेंस होता है। कैसे? एक सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट पढ़ते हैं, जैसे भाई मैं योगेंद्र साहू हूँ और मैंने अपने नाम से एक सोल प्रोप्राइटरशिप बनाया हुआ है, तो वो क्या है, योगेंद्र साहू क्लासेस। तो योगेंद्र साहू अलग है और उसके द्वारा जो बनाया गया फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप है वो अलग है। तो अगर मैं 1,00,000 रुपए अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में लगाता हूं, तो योगेंद्र साहू क्लासेस योगेंद्र साहू का कर्जदार है, समझ लो 1,00,000 रुपए का। और अगर इस पे 10% वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो योगेंद्र साहू के लिए तो वो रिवेन्यू है, लेकिन योगेंद्र साहू क्लासेस के लिए वो एक्सपेंस का काम करता है। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक एक्सपेंस है, ठीक है। चलो, एन अमाउंट ऑफ 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम पंकज क्रेडिट टू पूजा वुड इफेक्ट, पंकज से प्राप्त 5,000 रुपए पूजा के खाते में डाल दिए, क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका किसका खाता प्रभावित होगा बताओ। सबसे पहली बात देखो, पंकज से 5,000 रुपए रिसीव हुए, तो पंकज हो सकता है भाई हमारा डेटर रहा होगा जो भी, पंकज से पंकज का 5,000 रुपए कम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, उसके जगह किसमें क्रेडिट कर दिया, पूजा वाले में, तो पूजा जबरदस्ती का इफेक्ट हो गया। तो यहां पर दोनों खाता इफेक्ट होगा, पंकज भी और पूजा भी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अकाउंट पेबल का डैश बैलेंस होता है, अकाउंट्स पेबल जो भी खाते दे वाले रहते हैं ना, जिनको देना है, वो एक प्रकार का अकाउंट्स पेबल है, मतलब वो लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी का जनरली कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेखाकार को लाभ का पूर्वानुमान नहीं करना चाहिए, लेकिन सभी प्रभावित हानियों का प्रावधान करना चाहिए। धारणा क्या कहलाती है, एन अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट मस्ट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेज। ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट है, कंजर्वेटिज्म। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए, देखो भाई बिजनेस में प्रॉफिट होना आम बात है, कोई बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है, कोई नहीं सोचेगा अरे आओ चलो पार्टनरशिप चालू करते हैं लॉस कमाएंगे, ऐसा नहीं है, सब प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट भाई जब रियलाइज होगा ना तभी उसको रिकॉर्ड करना, ये कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कहता है। लेकिन लॉस एक एबनॉर्मल घटना हो गई भाई, लॉस के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसको अगर संभावना है तो आज ही रिकॉर्ड करो, ये कंजर्वेटिव कंसेप्ट कहता है। पेटेंट अकाउंट आर, पेटेंट अकाउंट क्या है, सबसे पहले ये बताओ पेटेंट किस कैटेगरी में आएगा। गुडविल पेटेंट ये सब इनटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल पेटेंट ये सब क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है। और जितने भी एसेट्स होते हैं वो सब रियल अकाउंट में जाते हैं, किस में जाते हैं, रियल अकाउंट में। तो पेटेंट अकाउंट भी किस में जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ अ बिल इज ड्रॉन ऑन 24 नवंबर फॉर 60 डेज इट विल मैच्योर ऑन, देखो एक प्यारा कैलकुलेशन एकदम, इसमें लेकिन गलती हो सकती है। 24 नवंबर को बिल ड्रॉ किए 60 दिन के लिए, तो 24 नवंबर से 60 दिन कैसे, 24 25 ऐसे गिनोगे, नहीं। 24 नवंबर के बाद देखो नवंबर 30 दिन वाला महीना हो गया, दिसंबर 31 वाला हो गया, जनवरी 31 हो गया, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, एक दिन। तो 24 नवंबर से 24 जनवरी, अगर 30 दिन का महीना पड़ता ना तो 24 नवंबर से डायरेक्ट 24 जनवरी पहुंच जाता मैं, लेकिन यहाँ 31 का एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो ये 24 नवंबर से 60 दिन करूंगा ना काउंट, तो 22 जनवरी पहुंचेगा। फिर 3 दिन का ग्रेस पीरियड, तो मैच्योरिटी डेट किसका आएगा, 25 जनवरी, मैच्योरिटी डेट 25 जनवरी का होगा। क्या जीएसटी पेबल, देखो जीएसटी पेबल, जीएसटी किसको पे करना है, किसी ना किसी सरकार को पे करना है भाई, सरकार को ही तो पे करना है जीएसटी, ठीक है। और सरकार एक पर्सन है, समझ लो सरकार एक क्या है, पर्सन है। तो पर्सन है तो इसका पैसा, ये जीएसटी पेबल किस प्रकार का खाता हो गया जी, पर्सनल खाता हो गया, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। 21वां क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखो जब कंपनी ने 30,000 का माल खरीदा और 70% माल बेच दिया, शेष माल का बाजार मूल्य 7 लाख रुपए था। देखो 30,000 का 70% बेच, 30 लाख है ना, 30 लाख का माल था, 70% बेच दिया, मतलब 30% बचा हुआ, यानी कि 9 लाख का माल बचा हुआ है, हाँ कि ना। लेकिन बोलो शेष माल का बाजार मूल्य 7 लाख रुपए, बाजार मूल्य कितना है, 7 लाख का, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक 9 लाख की जगह 7 लाख पर उसको वैल्यू किया। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है बताओ, पीरियोडिटी, कॉस्ट, कंजर्वेटिज्म, नन ऑफ द अबव। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है, क्या है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। जो भाई मार्केट वैल्यू है या कॉस्ट है जो कम हो
उसको आपको रिकॉर्ड करना है, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कहता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखो, इशू ऑफ शेयर डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर से है। टाटा कम्युनिकेशन इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर। जो टाटा कम्युनिकेशन है इसने 10 रुपए प्रति शेयर के 50,000 इक्विटी शेयर हेतु आवेदन आमंत्रित किया और 65,000 एप्लीकेशन मिल गए। देखो कंपनी जो शेयर है वो 3 तरीके से इशू कर सकती है, ठीक है, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। मान चलो 10 रुपए का शेयर था तो उसको 10 रुपए में ही भेजी तो पार, 8 रुपए में तो डिस्काउंट और 12 रुपए में कर दी तो प्रीमियम। लेकिन कंपनी एक्ट ये डिस्काउंट वाले को अलाउ नहीं करता है, ठीक है, एक चीज तो थ्योरी वाले क्लास में बताऊं, याद आ रहा होगा आपको। अब उसके बाद सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे देखें तो 3 केस वहां पर भी बनते हैं। सब्सक्रिप्शन फुल्ली सब्सक्राइब्ड, यानी कि 100 एप्लीकेशन थे, 100 के 100 खरीद लिए लोगों ने। एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रो रेटा अलॉटमेंट हम पढ़ते हैं। और एक हो जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करते हैं जो कि 90% होता है। तो भाई 65,000 एप्लीकेशन आ गए और हमारे पास शेयर इशू करने के लिए कितने हैं, केवल 50,000 है। तो क्या ऑप्शन बन सकता है? एक ऑप्शन तो ये कि भाई 50,000 शुरू के जो 50,000 जो एप्लीकेशन के साथ पैसे दे दिए ना, उनको मैं 50,000 को शेयर अलॉट कर दूं, बाकी 15,000 को पूरा पैसा रिफंड कर दूं, रिफंड द एक्सेस एप्लीकेशन पूरा एक साथ कर दिया। या 65:50 देखोगे, 5 से ये 13 बार में, 5 से 10 बार में, हर 13 शेयर के लिए अप्लाई करने वाले को मैं 10 शेयर दे दिया, प्रो रेटा अलॉटमेंट कर सकता हूं, आगे ना। और बचे वाले को फिर रिफंड कर दूंगा। 13 में 10 दिया तो तीन शेयर का एप्लीकेशन पैसा एक्स्ट्रा हो गया ना, उसको रिफंड कर सकता हूँ। या प्रो रेटा अलॉटमेंट तो कर दिया, लेकिन जो बचा 3 एप्लीकेशन का पैसा है उसको मैं कॉल मनी में एडजस्ट कर दूंगा, क्योंकि भाई मैंने उनसे आगे चल के पैसे तो लेने ही है। तो ऑल ऑफ द बॉय इज द राइट आंसर। इस टाइप के सवाल आपको करने पड़ेंगे। 23वां सवाल देखो, गुड कॉस्टिंग 2 लाख, 2 लाख का सामान था, कंसाइनी को 25% पर भेजा गया, इनवॉइस प्राइस क्या होगा? तो 2 लाख रुपए का 25% पर एक्स्ट्रा जोड़ दो। 25% किस पे? कॉस्ट पर। तो 2 लाख लागत है, 2 लाख का 25% कितना होगा? 50,000। तो आइटम कितने का हो गया? इनवॉइस प्राइस कितने का हो गया? 2.5 लाख का हो गया, ठीक है, कितने का? 2.5 लाख का। 24 कंपनी देखो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कैसे? अभी देखो, कभी भी हम ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट के परसेंटेज की बात करते हैं, इवन चाहे हम मैथ्स में पढ़ते हैं चाहे अकाउंट्स में पढ़ते हैं, हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट परसेंट जो है वो कॉस्ट पे निकाला जाता है, ना कि सेलिंग प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, ना कि सेलिंग प्राइस पर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? इस क्वेश्चन में बताया गया कंपनी विशेष टू अर्न 25% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस। कंपनी जो है सेलिंग प्राइस पर, विक्रय मूल्य पर, इसका मतलब है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पर 25% लाभ चाहती है। तो कॉस्ट पर मार्कअप कितना होगा? तो कॉस्ट पर कितना परसेंट होगा? तो देखो मैं मान के चलता हूं सेलिंग प्राइस कितना रुपए? 100 रुपए। कितना? 100 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा जी? प्रॉफिट अगर इसका 25% निकालूंगा तो 100 का, सेलिंग प्राइस पर 25% कमाना चाहिए ना, तो सेलिंग प्राइस का 25% कितना होगा? 25 रुपए हो गया। तो सेलिंग प्राइस में 25 रुपए घटा दोगे तो जो 75 रुपए आ रहा है ये कॉस्ट प्राइस है मेरा। तो 25 रुपए प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस कितना है? 75 रुपए, इंटू 100 करोगे, 25 से एक बार में कटा, 25 से 3 बार में कटा, 33.33%। तो जो सेलिंग प्राइस पर 25% प्रॉफिट है वही कॉस्ट प्राइस पर कितना परसेंट होगा? 33.33%। ठीक। आखिरी सवाल से पहले मैं फिर बताऊंगा, ये जितना भी एक्सपीरियंस है फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक लाने का, आपके पास भी ऐसा मौका है, आप भी टॉप कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। 69 पोस्ट, कई सालों बाद ऐसा वैकेंसी आया है। उसके बाद आपको कॉमर्स वाले को मौका मिले ना मिले, तो अभी से कोर्स खरीदे, तैयारी करते चले। 1 महीने भी काफी है, जो सिलेबस है ना, 1 महीने डीप से हलाली करते हुए पढ़ोगे तो भी 1 महीने हो जाएंगे। 1 महीने काफी है, क्योंकि सारा आपका सिलेबस का है ना, कोई इंडियन जीके छत्तीसगढ़ जीके होता तो 1 महीने में पॉसिबल नहीं था, लेकिन आपका सिलेबस का ही पार्ट है ये, तो कवर कर सकते हो। अभी से ही कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों लेकर चालू करना, तैयारी करना, ठीक है। 25वां सवाल मैं चाहूंगा कि कोई विद्वान, जो भी हो विद्वान, वो इसका जवाब दे। रायपुर के राम ने 1 लाख लागत का माल अलवर के अमर को भेजा, 3/5 माल जो है 70,000 में बेचा गया, कमीशन बिक्री पर 2% तथा कॉस्ट प्राइस से अधिक लाभ पर 20% है, कुल कमीशन कितना होगा? ये मेरे को कैलकुलेट करके आंसर बताएंगे, ठीक है।
चलिए, सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें जो चैनल पर नए बने हुए हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो पर। धन्यवाद।